हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन स्टडीज़। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन का वन शॉट रिवीजन। ओके, मतलब कि इसी वीडियो में हम पूरा इस चैप्टर का जितना भी हमने पढ़ चुका है उसका एक शॉर्ट रिवीजन लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये क्लास 9th का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। सो हमारी फर्स्ट स्लाइड है द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। ओके, सो द फ्रेंच सोसाइटी वॉज कंप्राइज्ड, यानी कि जो फ्रेंच सोसाइटी थी उसे हमने 3 स्टेट्स में देखा था, जो थे फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, है ना। फर्स्ट स्टेट्स में कौन से लोग थे? क्लर्गी, सेकंड नोबेलिटी, थर्ड स्टेट में बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, पीजेंट्स, artisans, landless, laborers और servants and etc etc. Okay. Some within the third states were rich and some were poor. क्या था ना कि जो थर्ड स्टेट थी वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स स्टेट थी, क्योंकि इसमें थोड़े से रिच लोग भी थे और थोड़े से क्या बोलना चाहिए, थोड़े गरीब लोग भी थे, थोड़े पुअर सोसाइटी से भी बिलोंग करते थे। ओके, सो इस थर्ड स्टेट में अमीर कौन हुए? बिग बिजनेसमैन हुए, मर्चेंट्स हुए, कोर्ट ऑफिशियल हुए। ओके, और ये सब तो बाकी के तो पीजेंट्स, आर्टिशंस, लैंडलेस, लेबर्स एंड सर्वेंट्स ये सब नहीं थे, ये पुअर थे। और ये क्या बोलते हैं इसे, ये लोग जो थे बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल, ये हमारे टॉप पे आते थे थर्ड स्टेट में, क्योंकि इनके ये थोड़े रिच थे। ओके, द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट्स थ्रू द टैक्स वॉज बॉर्न बाय द थर्ड स्टेट अलोन। ओके, थर्ड स्टेट अलोन। जो टैक्स पेइंग होता था फ्रेंच सोसाइटी में, जो टैक्स दिया जाता था किसे? किंग को, लुई 16 को, तो वो बस थर्ड स्टेट देती थी, जबकि इनके पास पैसा भी नहीं होता था। क्योंकि देखिए ना, थर्ड स्टेट का एक सेक्शन जो है वो तो गरीब है, उनके पास पैसा नहीं है इतना कि वो इतना सारा टैक्स भर सके। उन्हें भी 2 टाइप के टैक्स पे करने पड़ते थे, वो हमने अपने पिछले वीडियोज़ में पढ़ा है, उनके बारे में डीपली मैंने आपको समझाया, तो आप वो जाके देख सकते हैं। ओके, वो दोनों टैक्स बस ये थर्ड स्टेट पे करती थी। फर्स्ट और सेकंड स्टेट यानी जिनके पास पैसा था वो लोग इन्हें टैक्स मतलब पे नहीं करना पड़ता था, पर इन्हें करना पड़ता था। ओके, और फिर बाद में द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। अब ये बेचारे, इनको मतलब बहुत प्रॉब्लम्स होती थी सोसाइटी में, इन्हें बहुत नीचे रखा जाता था, इनके पास पैसा नहीं होता था जीने के लिए, सो इनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा फॉर सर्वाइवल। ओके, फॉर सर्वाइवल दे हैव टू डू स्ट्रगल। Population of France grew and so did the demand for the grains. The gap between the rich and poor widened. This led to the subsistence crisis. Okay, subsistence crisis के बारे में हमने लास्ट वीडियो मतलब पिछले वीडियोस में पढ़ा है, तो आप जाके देख सकते हैं। So subsistence crisis क्या होता है कि फ्रांस में जब ये ढेर सारा टैक्स थर्ड स्टेट को देना पड़ता है, तो ये वो लोग बहुत गरीब हो जाते हैं, और एकदम से क्या होता है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है फ्रांस में, यानी कि कम टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रो कर जाती है। इसके कारण क्या होता है? डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स भी इंक्रीज होती है, पर जो क्या बोलना चाहिए प्रोडक्शन था ग्रेन्स का वो बढ़ नहीं पाया एज कम्पेयर टू द डिमांड। ओके, सो इसके कारण क्या हुआ कि जो गरीब और पुअर के बीच में जो गैप था वो और बड़ा हो गया, मतलब कि इन्हें और प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी, किनको? पुअर को। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अब जब ये लोग इतनी सारी चीज़ें फेस कर रहे थे तो हमारे पास क्या आती है? द ग्रोइंग मिडिल क्लास। सो ग्रोइंग मिडिल क्लास में क्या होता है कि ग्रोइंग मिडिल क्लास, दिस स्टेट्स वाज एजुकेटेड एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। यानी कि थर्ड स्टेट्स में ही एक ग्रुप इमर्ज होता है जो अमीर लोगों का होता है, वो बिग मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स वगैरह का जो ग्रुप होता है वो अराइज होता है, और उन्होंने मतलब उनके पास पैसा आता है बाई ट्रेड, अक्रॉस सी ट्रेड्स के कारण उनके पास पैसा आता है, तो वो अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। एंड फिर बाद में जो बच्चों की थिंकिंग होती है वो क्या होती है? दे बिलीव्ड दैट नो ग्रुप शुड बी प्रिविलेज्ड इन द सोसाइटी बाय बर्थ। वो चाहते क्या थे कि कोई भी बच्चे को यानी कि किसी भी इंसान को सोसाइटी में अपने जन्म से ही कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए, जैसे कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट को क्या नहीं करना पड़ता था, टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। ओके, दीज आइडियाज वर पुट
फॉरवर्ड बाय फिलोसफर्स। फिर इन्हीं आइडियाज़ को थोड़ा और क्या बोलना चाहिए, धक्का लगा पीछे से, थोड़ा और इन्हें पुशअप किया गया किनके द्वारा, कुछ फिलोसफर्स थे जैसे लॉक, ओके, और इंग्लिश फिलोसफर एंड जीन जैक्स रूजो यहाँ पे लिखा है, ओके, फ्रेंच फिलोसफर। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द guarantee of individual right was important example of the political theories of France। ये फिर बाद में इन लोगों ने जो फिलोसफर्स ने चीज़ें निकाली तो इन चीज़ों को अडॉप्ट किया गया किसके द्वारा, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने इन चीज़ों को अडॉप्ट किया फ्यूचर में। हाँ, these ideas were discussed and intensively in saloons and coffee houses and spread among the people through books and newspaper। फिर ये जो फिलोसफर्स ने जब आइडिया दिए और इनके बच्चों ने ये सब चीज़ें जब सीख के आए तो इन सभी आइडियाज़ को पब्लिकली डिस्कस किया जाने का लगा, कहाँ पे, सलून्स में, हाँ, बार्बर शॉप्स में, कॉफ़ी हाउसेस में और गार्डन्स में, डिफरेंट पब्लिक प्लेसेस में इन्हें डिस्कस करने लगे। और इन्हें और स्प्रेड करने के लिए बुक्स और न्यूज़पेपर का सपोर्ट लिया गया जिसमें इनके आर्टिकल्स छापे गए और दे वर बीइंग स्प्रेड, ओके। दीज वर इवन रीड अलाउड, इन्हें ज़ोर ज़ोर से पढ़ा जाता था ताकि जो जिनको पढ़ने लिखना नहीं आता, थर्ड स्टेट के जो लोग थे जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, वो भी इन चीज़ों के बारे में जान सके, ओके। सो नाउ द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। सो द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन क्या होता है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन वेंट थ्रू वेरियस स्टेजेस। हमने देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में ना कई सारी डिफरेंट स्टेजेस में रेवोल्यूशन हुए, डिफरेंट फील्ड्स में रेवोल्यूशन हुए, ओके। सो व्हेन लुई 16 बिकम द किंग ऑफ द फ्रांस इन 1774, जब लुई 16 1774 में किंग बने फ्रांस के, ही इनर्टेड हर ट्रेजरी विच वॉज एम्प्टी। उन्हें अपनी जो ट्रेजरी मिली वो खाली मिली। हमने इसके रीजंस भी पढ़े हैं, आप मेरे वीडियोस में जाके देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में। देयर वॉज ग्रोइंग डिसकंटेंट विद इन द सोसाइटी ऑफ द ओल्ड रिजाइम। यहाँ पे ढेर सारे, मतलब क्या होता है ना, जब ओल्ड रिजाइम चल रहा था फ्रांस में तो बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिले किन्हें, फ्रेंच सोसाइटी में, जब तक ये स्टेट्स वाला सिस्टम चला, ओके। सो अभी यहाँ पे कुछ हमारी टाइम लाइन्स हैं, हम इन्हें देखते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन से देखते हैं, ओके। 1789 में कन्वेंशन, ओके, और सॉरी कॉन्वेकेशन ऑफ स्टेट जनरल की मीटिंग 1789 में हुई। जब क्या हुआ, द थर्ड स्टेट फॉर्म्स नेशनल असेंबली, द बेस्टाइल इज स्टॉर्म्ड, पीजेंट्स रिवॉल्ट इन द कंट्री साइड। ये पूरा आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन से रिलेटेड पूरी डेट्स हैं। तो 1789 के साल में क्या क्या हुआ, स्टेट जनरल की मीटिंग हो गई, और थर्ड स्टेट्स ने फॉर्म की क्या, नेशनल असेंबली, दे फॉर्म नेशनल असेंबली, और बेस्टाइल फोर्ट इंसिडेंट हुआ, हाँ, और पीजेंट्स ने रिवॉल्ट किया गांव में, कंट्री साइड्स में, ओके। इन 1791, उसके 2 साल बाद क्या हुआ, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड टू लिमिट, ओके, अ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड टू लिमिट द पावर्स ऑफ द किंग एंड गारंटी फॉर द बेसिक राइट्स टू ऑल ह्यूमन बींग्स। सभी ह्यूमन बींग्स को बेसिक राइट्स दिए गए, ओके। इन 1792 टू 1793, इस पीरियड में क्या हुआ ये भी देख लेते हैं। फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक, फ्रांस रिपब्लिक बन गया। जैकोबिन्स क्लब ने ओवरथ्रोन किया, किसे ओवरथ्रोन किया, 1 ईयर के लिए, जब हमने राइन ऑफ टेरर पढ़ा था, तो जैकोबिन्स क्लब भी इसी टाइम में आया और डायरेक्टरी रूल भी इसी में स्टैब्लिश हुआ फ्रांस में, ओके। In 1795, a constitution convention appointed a 5-man directorate to run the state from 26 October 1795। तो ये था कन्वेंशन के बाद की जो डायरेक्टरीशिप चली, हाँ, ये वो कब से शुरू हुई, 26 अक्टूबर 1795 से, ओके। इन 1799 द रेवोल्यूशन एंड्स विद द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। और फिर बाद में जब रेवोल्यूशन कब एंड हुआ, जब नेपोलियन का राइज हुआ फ्रांस में, जब नेपोलियन ने एंट्री की 1799 में, तब ये हमारा रेवोल्यूशन एंड हो गया, ओके। नाउ द टाइम लाइन्स फॉर द
फ्रेंच रेवोल्यूशन, इनका आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है बाय चांस, अगर बना तो इसलिए इसे भी देख लेते हैं। हाँ, इन 1770s to 1780s इकोनॉमिक डेक्लाइन, फ्रेंच गवर्नमेंट इन डीप डेप्ट। क्या हुआ कि इकोनॉमिक डेक्लाइन है, जब ट्रेजरी खाली थी ना, ये वही पीरियड है 1770 से 1780s के बीच ही में फ्रांस की ट्रेजरी ख़त्म हो गई, क्योंकि इकोनॉमिक कॉजेज हुए, रीजंस हुए, डेक्लाइंस हुई। ओके, इन 1788 to 1789 बैड हार्वेस्ट, हाई प्राइसेस, फूड राइट्स। क्या हुआ फिर? बैड हार्वेस्ट और हाई प्राइसेस हुई, जिसके कारण हुआ सब्सिस्टेंस क्राइसिस हमारा, है ना, सब्सिस्टेंस क्राइसिस हुआ, है ना। और 1789 May 5 स्टेट जनरल कन्विंस्ड डिमांड फॉर रिफॉर्म्स। इस तारीख को हमारा हुआ स्टेट जनरल की मीटिंग। ओके, 1789 July 14 नेशनल असेंबली वॉज फॉर्म्ड। ओके, बेस्टाइल फोर्ट इंसिडेंट ऑन July 14, सेम डेट को ये सब हुआ, और फ्रेंच रेवोल्यूशन यहीं से स्टार्ट हुआ। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे IMP कर लीजिए। ओके, ये IMP है, ये इम्पॉर्टेंट है आपका। और 1789 August 4 नाइट ऑफ August 4 एंड्स द राइट्स टू द एरिस्टोक्रेसी। इस टाइम क्या हुआ, जो वो बड़े बड़े मेंशंस थे उन सभी को जो थर्ड्स क्लर्गी जो सेक्शन था ना, स्टेट फर्स्ट स्टेट के जो लोग थे उनसे राइट छीन लिया गया। किसका? वो क्या था, वो नाम नहीं याद आ रहा। हाँ, टू टेक टैक्स, है ना। वो जो थर्ड स्टेट से टैक्स लेते थे वो इस दिन अबेंडन कर दिया गया। इन 1789, अब 1789 में ही क्या हुआ, August 26 डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेंस। ये फिर बाद में डिक्लेरेशन आई। फिर बाद में 1790s में क्या हुआ, सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्गी नेशनलाइज द चर्च। अब क्या हुआ कि 1790s में जब फिर बाद में रॉबेस्पियर ने जब हमारा वो क्या बोलते हैं क्लर्गी जो था, क्लर्गी वाला जो था सिस्टम, उनके चर्चेस को बंद करवा दिया गया। इन 1792 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 कन्वर्ट्स एब्सोल्यूट मोनार्की इनटू द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड लिमिट्स द पावर। इसके बाद क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन आया 1791 में, उसमें क्या कहा कि मोनार्की को फुल्ली कन्वर्ट कर दिया जाता है, किसमें? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में, और जो राजा की पावर है उसे लिमिटेड कर दिया गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट 1792 में क्या, ऑस्ट्रिया एंड पर्शिया अटैक रेवोल्यूशनरी फ्रांस। ये वो वाला टाइम है जब कौन था, लुई 16 ने जब अपने नेशनल असेंबली पे अटैक करने के लिए प्लानिंग की, जिसमें उसने ऑस्ट्रिया और पर्शिया की हेल्प ली। 1793 लुई 16 एंड मरी एंटोनेट वर एग्जीक्यूटेड। इन दोनों को इस दिन इनको मरवा दिया। किसने? वो हमारे जैकोबिन्स क्लब ने। और फिर बाद में 1792 to 1794 द राइन ऑफ टेरर स्टार्ट्स। ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन एंड नेदरलैंड्स, पर्शिया एंड स्पेन आर एट द वॉर विद फ्रांस। इसी वक्त राइन ऑफ टेरर के बीच ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, नीदरलैंड्स, पर्शिया एंड स्पेन, ये इन सब की लड़ाई किससे हो रही थी? फ्रांस से। रॉबेस्पियर कमिट ऑफ द पब्लिक सेफ्टी, रिपील्स बैक फॉरेन इन्वेडर्स, एग्जीक्यूट मैनी एनिमीज ऑफ द पीपल इन द फ्रांस इटसेल्फ। उसने इसी वक्त अपनी टीम के भी बहुत सारे लोगों को मरवा डाला, जो उसके जैकोबिन्स क्लब के मेंबर्स थे उन्हें भी मरवा डाला इसी टाइम। ओके, फिर बाद में आता है 1794 रॉबेस्पियर को भी एग्जीक्यूट करवा दिया गया, जिसके एंड द फ्रांस इज गवर्नड बाय द डायरेक्टरी। इसी दिन हुई डायरेक्टरशिप की इस्टेब्लिशमेंट। अ कमिटी ऑफ 5 men, अ कमिटी ऑफ 5 men, 5 लोगों की कमिटी के द्वारा ये पूरी डायरेक्टरशिप वहाँ पे रूल कर रही थी। ओके, और इन 1799 नेपोलियन बोनापार्ट बिकम्स द लीडर ऑफ द फ्रांस। नाउ नेक्स्ट
वुमेन्स रेवोल्यूशन, यहाँ पे अब वुमेन्स रेवोल्यूशन देख लेते हैं. फ्रॉम द वेरी बिगनिंग मूवर्स वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट्स विच ब्रॉट अबाउट सो मैनी चेंजेस इन फ्रांस सोसाइटी. ओके, वुमेन स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छी रेवोल्यूशनिस्ट के तौर पे फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखी गई. मोस्ट वुमेन्स ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू डू हार्ड वर्क फॉर लिविंग, देयर वेजेस वर लोअर देन दोज मेन्स. वो उन्हें भी बहुत, थर्ड स्टेट की जो ज़्यादातर महिलाएं थी उन्हें बहुत काम करना पड़ता था अपने जीने के लिए, और उनके जो वेजेस होते थे वो मेंस से एज़ कम्पेयर टू मेन बहुत कम होते थे. ओके, इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर. क्या हुआ, जब उन्हें अपनी बात रखनी थी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के सामने, तो उन्होंने कई सारे न्यूज़पेपर और पॉलिटिकल क्लब्स, जैसे जैकोबिन्स क्लब खुला था ना मेंस का, वैसे ही इन्होंने भी अपने सेपरेट पॉलिटिकल क्लब्स खोले और कई सारे न्यूज़पेपर पब्लिश किए उन्होंने. वन ऑफ देयर डिमांड्स वाज दैट द वुमेन्स मस्ट इंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट्स एज द मेन. वो क्या चाहती थी, जो राइट्स मेंस को मिले हैं सेम राइट्स हमें भी मिलने चाहिए वुमेन्स को. सम लॉज वर इंट्रोड्यूस द इम्प्रूव पोजिशन ऑफ द वुमेन्स. कई सारे लॉज निकाले गए ताकि वुमेन्स की जो पोजीशन है उसे ठीक कर दिया जाए. ओके, देयर स्ट्रगल स्टिल कंटिन्यूज इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ये इनके कई सारे पॉलिटिकल राइट्स, जैसे राइट टू वोट, इट वाज द वन ऑफ द प्रोमिनेंट राइट. इस राइट के लिए आज भी कई सारी कंट्रीज़ में लड़ाई हो रही है, जैसे सऊदी अरेबिया, दुबई वगैरह, मतलब इन सारी सिटीज़ और कंट्रीज़ में बहुत लड़ाई हो रही है. ओके, इट वॉज फाइनली इन 1946 that the women in France won the right to vote. In 1946 इन्हें राइट टू वोट मिला. कहाँ? फ्रांस की वुमेन्स को. आज भी कई सारी कंट्रीज़ की वुमेन को राइट टू वोट नहीं मिला है, बट दे आर स्टिल फाइटिंग फॉर देम. ओके, ये तो हो गया कि अब हमने वुमेन्स के बारे में पढ़ लिया. अब पढ़ते हैं द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी. देयर वॉज अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिकाज. इनके बीच में ट्रायंगुलर, एक ट्रायंगुलर ट्रेड होता था जो था स्लेव ट्रेड. 1 सेकेंड, मैं थोड़ा इसे अच्छे से बना देती हूँ. एक ट्रायंगुलर, क्या बोलना चाहिए, एक ट्रायंगुलर ट्रेड होता था, सी ट्रेड. किनका? स्लेव्स का. स्लेवरी ट्रेड होता था. कहाँ से? यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका. यूरोप, अमेरिका एंड अफ्रीका. इन द 18th century there was a little criticism of the slavery in France. क्या हुआ कि ये जो यूरोप के जो लेबर्स यानी यूरोपियन कंट्रीज थी ना, इनकी कुछ कॉलोनीज अमेरिका के पास जो कैरेबियंस है ना वहाँ पे होती थी. वहाँ पे इनकी कुछ, क्या बोलना चाहिए, कॉलोनीज थी. तो जहाँ पे ये जो कॉलोनीज थी ना, यहाँ पे कई सारे वो लोग प्लांटेशन करते थे, जैसे कॉफ़ी प्लांटेशन, शुगर प्लांटेशन और इंडिगो प्लांटेशन, टबैको प्लांटेशन, है ना. तो इसके लिए वो क्या करते थे, यूरोप से सारे लेबर्स इधर ले जाते थे. हाँ, यूरोप से सारे लेबरशिप पूरी यहाँ से जाती थी. पर हुआ क्या कि एक वक्त आया जब यूरोप में जो सभी लेबर्स थे उन्होंने यहाँ पे काम करना बंद कर दिया और वो यहाँ आना बंद कर दिया उन्होंने. तो क्या हुआ, जब लेबर नहीं होगा तो इतनी सारी कमोडिटीज़, मार्केट कमोडिटीज़ है जिनकी कॉस्ट बहुत हाई है मार्केट में, वो प्लांटेशन उनके अच्छे से फ्लरिश नहीं करेगी. तो क्या करते हैं वो लोग, जो यूरोपियन कंट्रीज़ वाले रहते हैं ना, यूरोपियंस, वो क्या करते हैं, उन्होंने किया स्लेव ट्रेड. कहाँ से? साउथ अफ्रीका से उन्होंने कुछ लेबर्स खरीदे वहाँ के मुखिया वगैरह से, और फिर बाद में उन्हें अमेरिका ले गए और यहाँ पे लाके उन्हें बहुत बेरहमी से काम करवाया जाता था. ओके, सो नो लॉज वर पास्ड एंड अगेंस्ट इट. कोई भी लॉ इसके अगेंस्ट में पास नहीं हुआ यूरोपियन कंट्रीज़ में. ओके, इट वॉज इन 1794 दैट द कन्वेंशन फ्रीड ऑल स्लेव्स. इन 1794 में क्या हुआ
की जो कन्वेंशन आई थी जैकोबिन्स क्लब की, जो वो थी ना, क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ने क्या किया, जैकोबिन्स क्लब की नई असेंबली जो है उन्होंने स्लेवरी को क्या बोलना चाहिए, प्रोहिबिटेड कर दिया, बैन कर दिया। कहाँ पे, फ्रांस में। ओके, और सभी स्लेव्स को फ्री कर दिया, उन्हें वापस उनके घर भेजा। पर आफ्टर 10 ईयर्स, हालांकि 10 साल बाद, स्लेवरी वॉज री इंट्रोड्यूस बाय नेपोलियन ने 10 सालों के बाद फिर से स्लेवरी को इंट्रोड्यूस किया। कहाँ पे, फ्रांस में। ओके, उन्होंने फिर से यूरोपियन कंट्रीज में से री इंट्रोड्यूस किया और फिर से ये साइकिल चलने लगी हमारी। ओके, एंड नाउ it was finally in 1848 that the slavery was abolished in the French society। फिर नेपोलियन का जब फॉल हो जाता है तो उसके बाद 1848 में एट लास्ट उसके बाद फाइनली स्लेवरी एबॉलिश हो जाती है। ओके, सो द रेवोल्यूशन एंड द एवरीडे लाइफ। In the years following 1789, the France saw many changes in the lives of men, women and children। 1789 में कई सारे चेंजेस देखे गए फ्रांस के मेंस और वुमेन्स और चिल्ड्रंस की लाइफ में। द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट्स took it upon themselves to pass laws and would translate the ideals of the liberty and equality into everyday practice। कई सारे लॉज निकाले गए जिससे वुमेन्स और मेंस और चिल्ड्रंस की जो लाइफ थी वो बहुत इजी हो गई और उन्हें कई सारी मतलब राइट्स दिए गए, जैसे राइट टू लिबर्टी, राइट टू इक्वालिटी, जो डेली लाइफ में उन्होंने प्रैक्टिस की। यानी डेली लाइफ जो भी चेंजेस आ रहे थे वो देखने को मिल रहे थे। ठीक है, वन इम्पॉर्टेंट लॉ दैट कम इनटू इफेक्ट वाज अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। सेंसरशिप का जो अबॉलिशन था ये एक बहुत प्रोमिनेंट लॉ था। ओके, The ideas of liberty and democratic rights were the most important legacy of the French Revolution। फ्रेंच रेवोल्यूशन के कई सारे डेमोक्रेटिक क्या बोलना चाहिए, राइट्स, लिबर्टी, जैसे लिबर्टी एक है, इक्वालिटी हो गया, फ्रेनिटी हो गया, इन सभी को बहुत क्या बोलना चाहिए, फोकस लिया गया और ये लेगेसी बन गई फ्रेंच रेवोल्यूशन की, यानी कुछ प्रोमिनेंट व्यूज़। Okay, this is spread from France to the rest of Europe in the 18th century। ये सारे आइडियाज़ 19th century, ये सारे जो आइडियाज़ थे बाद में फ्रांस से कई सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में स्प्रेड हुए फ्रॉम 19th century। Now the Napoleon। In 1804 Napoleon crowned himself as the Emperor of France। 1804 में नेपोलियन ने अपने आप को फ्रांस के क्राउन पे बिठा दिया। ओके, ही सेट आउट द कॉन्क्योर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज, और फिर बाद में वो धीमे धीमे पूरा यूरोपियन कंट्रीज पे उसने कब्जा कर लिया। ही कॉन्क्योर्ड ऑल दोज कंट्रीज, डिस्पोसेसिंग डायनेस्टीज एंड क्रिएटिंग किंगडम्स वर ही प्लेस्ड मेंबर्स ऑफ हिज फैमिलीज। कोई भी जैसे कोई भी वो कंट्री कॉन्क्योर करता था वो उसके ऊपर अपने किसी फैमिली के मेंबर को बिठा देता था। ही सॉ हिज रूल एज मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। उसने अपने रूल को देखा कैसे, एक मॉडर्नाइजर की तरह जो यूरोपियन कंट्री और यूरोपियन लेगेसी में चेंज ला रहा है। ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815, और वो आखिरी में कहाँ हार जाता है, 1815 में उसका फॉल डाउन हो जाता है। कहाँ पे, वाटरलू में। ओके, so this was the end of our story of the French Revolution। okay, यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। और अगर बच्चों ये पूरा आपको चैप्टर अच्छे से समझ आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। और कोई भी डाउट्स या क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ऑब्वियसली लिख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अप टू लास्ट। थैंक यू वेरी मच।